Chapter 1, Electric Charges and Fields. तो मैंने क्या किया है, आई हैव हाईलाइटेड ऑल द बुलेट पॉइंट्स विच वी शुड रिवाइज एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली क्लास 12th एग्जाम्स एंड इवन जेई मेंस एंड नीट ऑल्सो, बट स्पेशली क्लास 12th एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये डिज़ाइन किया है. तो इंट्रोडक्शन में लाइक NCERT टॉक्स अबाउट वेरियस थिंग्स जहाँ पे हम लोग को नेचर में दिखता है डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस दिखता है ना. जैसे कि अभी यहाँ पे दिया हुआ है ना, ड्राई वेदर में है ना, स्वेटर, सिंथेटिक क्लोथ्स है ना, बेसिकली है ना, लाइटनिंग, जहाँ पे हम लोग को स्पार्क्स वगैरह दिखे. तो बेसिकली स्पार्क का मतलब क्या है भैया, कि वहाँ पे चार्ज है प्रेजेंट. तो डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी इन नेचर है ना, जो भी है, विच वी हैव accumulated ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग चार्जेस. तो जब ये डिस्चार्ज होता है तो स्पार्क्स वगैरह होते हैं, नेचर में होते हैं. ओके, नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम. Electrostatics deals with the study of forces, fields and potentials arising from static charges. तो यहाँ पे हम लोग स्पेशली स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं. मूविंग चार्जेस जब होगा, जब चार्जेस मूव करेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चार्जेस जब एक्सेलरेट होगा तो फिर EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा. लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, स्टैटिक चार्जेस का. ठीक है, और बाकी जो है मैग्नेटिज्म और EM वेव्स हम लोग एनीवे बाद में हम लोग देखेंगे. ओके, सो लेट अस गो अहेड. इलेक्ट्रिक चार्ज. Historically, the credit of a discovery of fact that amber rubbed with wool or silk cloth attracts light objects. So basically, हम लोग भी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किए हैं कि स्केल लेकर के हम लोग रगड़ते थे है ना अपने बाल पे, और फिर वो स्केल जो है अट्रैक्ट करने लगता था छोटे छोटे पेपर पीसेस को. तो बेसिकली क्या होता है कि वो चार्ज हो गया है और वो चार्जिंग के कारण वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाता है. तो यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर वो प्रॉपर्टी. द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर. ठीक है, वैसे जनरली पूछते नहीं है, साइंटिस्ट का नाम और ये सब भी नहीं पूछते, लेकिन ठीक है हम लोग याद कर लेंगे. यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है ना. ये डायग्राम एक्चुअली NCERT बाद में एक्सप्लेन करता है, हम लोग थोड़ा सा भी समझ लेंगे कि ये देखिए ग्लास रॉड है. दिस ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड ना, तो क्या होता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स टूट जाते हैं है ना. इलेक्ट्रॉन्स टूट करके है ना, ये सिल्क थ्रेड से देखिए रब किया हुआ है ना, ठीक है, तो उसमें चला जाएगा. तो बेसिकली दिस ग्लास रॉड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है. लेकिन जब प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड में इलेक्ट्रॉन्स टूट करके आ जाते हैं. प्लास्टिक रॉड जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता है, तो प्लास्टिक रॉड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. पॉइंट इज कि दोनों जो है चार्ज हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टू ग्लास रॉड्स when they are rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other. क्योंकि दोनों ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ये ग्लास रॉड इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये ग्लास रॉड इसके पास पॉजिटिव चार्ज, दोनों जो है क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगे. The true strands of wool or two pieces of silk cloth with which the rods were rubbed, they also repel each other. ठीक है, अब ये ग्लास रॉड रब किया गया था किससे, सिल्क से या फिर ऊल से. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको भी नेगेटिव मिल गया होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूट के चला गया होगा, और यहाँ पे इसको भी नेगेटिव मिल गया, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेगा. ठीक है, यही बोला गया है हमें. सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स व्हेन दे आर रब्ड विद कैट्स फर दे आल्सो रिपेल ईच अदर, क्योंकि दोनों के पास फिर से नेगेटिव चार्ज हो जाता है. प्लास्टिक रॉड, ठीक है, ये याद कर लीजिए, प्लास्टिक रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करेगा, ग्लास रॉड जो है ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स टूट करके निकलेंगे. These seemingly simple facts were established from years of efforts and carefully experiments and analysis. तो बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुआ, तब जाकर के हम लोग क्या किए, हम लोग जो है भैया बोले कि भैया देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है,
और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, दो काइंड का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एंड दीज टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या करता है, लाइक चार्जेस रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है अट्रैक्ट करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है। अब ये पोलैरिटी किसने दिया, तो अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ग्लास रॉड और कैट्स फर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जब भी प्लास्टिक रॉड या फिर सिल्क पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। A simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope. Figure 1.2a. 1.2a. तो यहाँ पे देखिए ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब है ना, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज्ड है, चार्ज बॉडी है। इस चार्ज बॉडी को जब हम ला करके सटाते हैं तो क्या होता है ना, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप इज फॉर्म्ड ऑफ अ मेटल नॉब, मेटल रॉड और गोल्ड लीव्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो मेटल नॉब है ये क्या करेगा, इसमें अगर हम चार्ज दे दिए तो ये मेटल रॉड के थ्रू ये चार्ज जो है कहाँ चला जाएगा, गोल्ड लीव्स पे भी चला जाएगा, क्योंकि सब कुछ कंडक्टर है तो चार्ज को ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज चला गया कहाँ पे, है ना, इस मेटल रॉड के होते हुए चला गया गोल्ड लीव्स पे, और जब ये गोल्ड लीव्स पे गया तो दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसलिए दोनों जो है रिपेल कर गया। तो रिपेल किया, इसका मतलब क्या है, रिपेल किया, दैट मीन्स दैट दिस बॉडी वाज चार्ज्ड, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप में क्या रहता है, मेटल नॉब रहता है, मेटल रॉड रहता है, गोल्ड लीव्स रहता है ना, ग्लास विंडो से जाती है ताकि हम लोग अच्छे से देख सके ये रिपेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रबर रहता है ताकि जो है ये चार्ज इधर से इधर ना चला जाए, ठीक है। तो ये रबर रहता है, बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ना इलेक्ट्रोस्कोप, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स विथ टू थिन गोल्ड लीव्स, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहां पे भी देख सकते हैं, ठीक है ना, टू थिन, ये गोल्ड लीफ ये दिख रहा है हम लोग को, ये दोनों गोल्ड लीफ है, ओके ना। और एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, ठीक है, मेटल रॉड, मेटल नॉब एंड टू गोल्ड लीव्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Attached to its bottom end, when a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charges flow onto the leaves and they diverge. The degree of divergence is an indicator of the amount of charge. तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बताइए किस में ज़्यादा चार्ज है ना, हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप को से टच कराए, किस में ज़्यादा चार्ज, तो जिसमें ज़्यादा डाइवर्ज करेगा लीव उसमें ज़्यादा चार्ज होगा, जिसमें एकदम नहीं करेगा उसमें जीरो चार्ज। Electric force is all pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life. तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड। When we rub a glass rod, फिर से वही glass rod with silk, some of the electrons from the rod are transferred to the silk cloth. इसीलिए glass rod जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है, silk cloth नेगेटिव। Thus the rod gets positively charged and the silk gets negatively charged. वही प्लास्टिक रॉड को अगर हम लोग फर से करते हैं तो प्लास्टिक रॉड जो है फर से इलेक्ट्रॉन्स टूट करके प्लास्टिक रॉड में आ जाते हैं, प्लास्टिक रॉड गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, फर गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर इंसुलेटर में क्या है, conductors they have electric charges, electrons that are comparatively free to move inside the material. तो कंडक्टर के अंदर देखिए दोनों के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ है ना, क्योंकि मैटर है भैया, है ही उसके अंदर। लेकिन कंडक्टर के अंदर क्या है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकता है विद इन दी कंडक्टर, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट कुछ भी कंडक्ट कर सकता है। मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर। मेटल कंडक्टर है जो कि वायर्स वगैरह हम लोग देखते हैं,
ह्यूमन और एनिमल बॉडीज, हम लोग भी कंडक्ट करते हैं तभी तो झटका लगता है, करंट लगता है. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सिलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू देम, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. लेकिन बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, लाइक ग्लास हो गया, फिर वो चाइना कप हो गया, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, वुड है ना, वुड इज ऑल्सो नॉट अ कंडक्टर, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. When some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface. अब जब कंडक्टर के ऊपर हम कोई चार्ज दे दिए तो वो चार्ज एक जगह नहीं रहेगा. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कि बताइए, लाइक वी हैव सम चार्जेस पुट ऑन ए कंडक्टर एंड सम चार्जेस पुट एन इंसुलेटर. व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस है कि कंडक्टर में क्या होगा कि ये चार्ज जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंसुलेटर में वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. इंसुलेटर में चार्ज उसी पे ही रहेगा, दोनों में नेगेटिव चार्ज ही रहेगा क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन दिया है. बोथ गेट नेगेटिवली चार्ज, बट इन कंडक्टर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जबकि इंसुलेटर में वो लोकलाइज्ड रहेगा. सॉरी, आगे बढ़ते हैं. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. The size of charged body are very small as compared to the distances between them. We treat them as point charges. ठीक है, तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है कि अगर साइज ऑफ चार्ज बहुत स्मॉल है कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, दो चार्ज बॉडीज हैं लेकिन दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा है और चार्ज बॉडीज छोटू सा है, तो उसको हम लोग पॉइंट चार्जेस मानते हैं, मतलब कि एक पॉइंट पे ही चार्ज लोकलाइज्ड है. तो पहला प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. अगर मानिए कि हम जो है ना 5 प्रोटॉन रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, +5e और -2e इक्वल टू +3e. ठीक है, तो एल्जेब्राइकली ऐड हो जाएगा. If the system contains n charges, q1 to qn, and the total charge of the system becomes q1 plus q2 plus till qn. Charge has magnitude but no direction similar to mass. चार्ज के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन भैया चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होता है, सेम एज मास. मास के पास भी देयर इज नो डायरेक्शन. हाउएवर एक डिफरेंस है बिटवीन मास एंड चार्ज. क्या है? तो मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर इज अ चार्ज कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो ये एक डिफरेंस है मास और मास में और चार्ज में. तो बेसिकली मास और चार्ज दोनों जो है प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ही है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इसी से पूरे ब्रह्मांड बना है. प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻27 kg. न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन वो भी 1.6 × 10⁻27 kg. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस होते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है. और यही सबसे पूरा ब्रह्मांड बना है. तो मास जो है वो भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ही कारण है. चार्ज भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण है. लेकिन डिफरेंस क्या है मास और चार्ज में? मास जो है वो नेगेटिव कभी नहीं होता. चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, ये क्या था, एडिटिव था ना. तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है जिसमें कि 5 चार्ज रखा हुआ है, +1 +2 -3 +4 और -5, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, काम खत्म. ठीक है, तो चार्ज जो है एडिटिव हो जाता है. चार्ज इज कंजर्व्ड. ठीक है, तो अब जो एक कोई सा भी एक बॉडी है ना, कोई सा भी एक बॉडी है, उसमें लेट अस से कि +5 कूलम चार्ज है. ठीक है, तो उसमें आप चार्ज क्या कर सकते हैं, दो तरह से डिवाइड कर दीजिए, +2 कूलम +3 कूलम, ऐसा करके आप डिवाइड कर दिए. ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से चाहें तो चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते. ठीक है, वो क्रिएट नहीं कर सकते. जैसे कि हम लोग अगर बोलते हैं कि कोई सा भी बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से. कोई भी चीज़ अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा है प्रोटॉन से. नाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दीज आर इंडिस्ट्रक्टेबल यूनिट्स, है ना. आप इसको फिर से फर्दर तोड़ नहीं सकते. ठीक है, तो अगर देखा जाए ध्यान से तो इसीलिए चार्ज जो है कंजर्व्ड रहता है ना. आप
कोई अगर हम चाहें एक नया प्रोटॉन आउट ऑफ एन, है ना, कहीं से आउट ऑफ थिन एयर बना दें, नहीं बना पाएंगे। इलेक्ट्रॉन बना दें, नहीं बना पाएंगे, और तोड़ भी नहीं सकते हम लोग, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज मेंशन दैट द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि वो जो सिस्टम है वो कहीं बाहर से और चार्ज नहीं ले सकता, ये है आइसोलेटेड का मतलब, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जांपल हो गया ये यूनिवर्स। ये यूनिवर्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। वो बाहर से कुछ चार्ज, कुछ भी नहीं, इंटरेक्शन है। समटाइम्स नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या है, न्यूट्रॉन जो है ना, ये हम लोग रेडियो एक्टिव में देखेंगे, न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान से देखिए, न्यूट्रॉन जो है किसमें टूटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज 0, ठीक है। तो पहले भी 0 था, बाद में भी 0 ही है। तो नेट चार्ज जो है भैया बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन इज 0 ओनली। नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है ना। ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको ब्रह्मांड में कहीं पे भी अगर बोलेगा कि भैया ये देखो यहाँ पे चार्ज बॉडी है, तो वो जो चार्ज होना चाहिए वो प्लस माइनस n इंटू ई में होना पड़ेगा, है ना। ई क्या है, ई हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। प्लस माइनस इसमें ही होना पड़ेगा। उसके अलावा जो है ना, ऐसा नहीं कि 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। फिर वैसे ही 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। अरे समझ में। तो जैसे कि ये प्लस, ये क्या है, एक प्रोटॉन है, क्लियर है क्या, और 2 प्रोटॉन हो जाएगा तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो सकता है, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल में ही होना पड़ेगा। देयर कैन बी, है ना, n1 इंटू प्रोटॉन प्लस n2 इंटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों इंटीजर में ही हो सकता है, n1 माइनस n2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यही हो सकता है चार्ज, है ना। तो अब ये n1 माइनस n2 भी इंटीजर ही है, तो इसीलिए इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया बताइए, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड ऑन 2 चार्ज बॉडीज, है ना, 2 चार्ज बॉडीज, एंड चार्ज है उसमें, ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं है, चार्ज 0 नहीं है, चार्ज है बॉडी वो। तो मिनिमम क्या हो सकता है, तो एक पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो जाए, और दूसरे पे भी वही हो जाए, ठीक है। काम खत्म, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सो ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। दस चार्ज q ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय q इक्वल्स एनी वेयर n इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज कूलम, जिसको c से हम लोग डिनोट करते हैं। 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। तो ये रिलेशनशिप हम लोग को, है ना, हम लोग बाद में देखेंगे, एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे, ठीक है। Q इज इक्वल टू IT, अगर करंट 1 एम्पियर है, टाइम 1 सेकेंड है, तो कितना चार्ज फ्लो किया उससे थ्रू, 1 कूलम। आगे बढ़, अच्छा, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। तो एक कूलम में कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑफ कोर्स माइनस 1 कूलम में। तो दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी देखिए 6 लिख रहा है, 6.25 को नेग्लेक्ट कर दो, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक माइनस 1 कूलम के चार्ज में। तो बहुत ज़्यादा हो गया ना इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम लोग जो है, कूलम जो है एक बड़ा क्वांटिटी होता है, इसीलिए हम लोग कूलम में नहीं, बहुत बार माइक्रो कूलम और मिली कूलम में ही हम लोग काम चलाते हैं। तो माइक्रो कूलम क्या हो गया, म्यू सी विच इज 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। मिली क्या हो गया, 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बीच में जो है ये सब एक्चुअली जो हम बोल रहे थे उसी का वही एक्सप्लेन किया हुआ, जो हम एक्सप्लेन ऑलरेडी आप लोगों को कर चुके हैं। एग्जाम्पल 1.1, चलिए हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम लोग करेंगे। इफ़ 10 टू द पावर, देखिए क्यों क्यों करेंगे, वाई एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे लोग वन शॉट देखते हैं, वन शॉट देखे, वन शॉट देखे, वन शॉट देखे, अच्छा भैया, लेकिन आप जब तक पेन है ना चलाओगे नहीं नोटबुक पे, तब तक जो है आप यू आर ओके, आप देख रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है, ऐसे नहीं कि फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि एग्ज़ाम में आप जाओगे, आप लिख भी नहीं पाओगे अच्छे से, आप ना समझ लिए हैं नॉल, ठीक है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करो तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस अगर अंदर से नहीं है तो फिर लिखने में मुश्किल होगा, परेशानी होगा, ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेस करना बहुत ही ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1.1, if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? ठीक है, तो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 इंटू 10 to the power 9, ये कूलम हो जाएगा, तो कितना हो गया 1.6 इंटू 10 to the power minus 10 कूलम। कितने सेकेंड में जा रहा है, 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में इतना जा रहा है, तो 1 कूलम जाने में कितना लगेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, इतना सेकेंड लगेगा, क्योंकि 1 सेकेंड में इतना जाना था, अब इतना सेकेंड लगेगा, तो ईयर कितना हो गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, ठीक है, इतना आवर, इतना दिन, इतना ईयर्स, ठीक है, टोटल करके कितना आता है 200 ईयर। तो इसीलिए 1 कूलम इज देयर फॉर अ वेरी लार्ज यूनिट फॉर many practical way. It is also important to know that it is roughly the number of electrons contained in a piece of 1 cubic centimeter of a material. Cubic piece of copper side 1 centimeter contains, ठीक है, 10 to the power 24 electrons, क्योंकि है ना एक मोल में कितना रहेगा 6 इंटू 10 to the power 23 रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 1 कप ऑफ वाटर, तो 1 कप ऑफ वाटर में कितना रहता है, लगभग यहाँ पे 250 ग्राम ले लिए लो 250 ग्राम, और वाटर का कितना रहता है 18 ग्राम, तो इसका मतलब कि कितना है 250 डिवाइडेड बाय 18, इतने मोल्स हैं, है ना, किसके H2O के, अच्छा बहुत अच्छे। अब O में कितना 8 और 8 है ना, 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन में जो है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो रहता ही नहीं है, और ये H2O, तो एक H2O में क्या रहेगा 8 + 2 यानी कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, तो जो है तो 250 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना, एक इतना मोल्स है, एक मोल में इतना रहता है, इंटू एक मॉलिक्यूल में 10, ठीक है, तो देखिए 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6 10 बाई 23 इंटू 10, और एक का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, प्रोटॉन्स का, ये टोटल इतना आ जाए, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ, तो अब चार्ज हम लोग समझ में आ गया, चार्ज समझ में आ गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया, फिर एडिशन होता है चार्ज का, ये समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये समझ में आ गया, उसके बाद फिर कितने चार्जेस रहते हैं, है ना, मास में, वो भी हम लोग निकालना आ गया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट चार्ज का हमारा एकदम क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वी गो टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ
क्या है, the Coulomb measured the force between 2 point charges and found that it varied inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and acted along the line joining the two charges. Thus if 2 point charges Q1 and Q2 are, है ना, separated by R in a vacuum, तो इसमें force क्या होगा, ये नहीं होगा. तो कूलम जी क्या बोले कि भैया देखो, एक चार्ज कर दो Q1, दूसरा चार्ज कर दीजिए आप Q2, ठीक है, तो दोनों के बीच में फोर्स होगा और ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, मानिए कि दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा. हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, दिस इज एक्चुअली K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये R क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, तो और ये जो है ये फोर्स लगेगा, है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ ऑफ देम. ठीक है, ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ. ठीक है, separated by distance r in vacuum, the magnitude of force between them is given by this. ठीक है, original experiments established it at macroscopic level. It has also been established down to the subatomic level. मतलब क्या है कि चाहे वो बड़ा पार्टिकल हो, है ना, चाहे वो बहुत छोटा पार्टिकल हो, हर जगह ये फोर्स लगेगा. K Q1 Q2 by R square हर जगह लगेगा. In SI units, the value of K is about 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये SI यूनिट्स में. ठीक है, K का वैल्यू, तो K जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर यही था. ये जो K है, इस K का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ K. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो कांस्टेंट K, अब देखिए ये जो K है ना, ये जो K है, ये K है ना, देखिए फोर्स क्या था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ये K को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, और ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होता है एप्सिलॉन नॉट का, वो हो गया 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर. बेसिकली जो है K का उल्टा हो जाएगा यूनिट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और अगर आप कोई सा भी जो है दो चार्जेस को, है ना, अगर लेट अस से फॉर एग्जांपल तो देख लेते हैं, देखिए ध्यान से. ठीक है, ये हैं दो चार्जेस, है ना, Q1 और Q2. ये R है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या हो गया, लेट अस से कि पॉजिटिव है दोनों, तो रिपल कर रहे हैं, तो फोर्स हो गया K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. और K का वैल्यू क्या होता है, K हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर. यूनिट याद रख लीजिए. अब ये जो, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो सिंपल एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू K हो जाएगा. ठीक है, तो 4 पाई इंटू K कर दीजिए, तो इसका वैल्यू आता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. और क्योंकि नीचे में K है, बाकी सब तो यूनिटलेस है, तो इसीलिए उल्टा हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू. ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को. अच्छा, हम क्या बोल रहे थे, देखिए ध्यान से. अगर ये सारा कुछ हम लोग, ये Q1 है Q2 है सब कुछ है, लेकिन इसको हम क्या किए, एक मीडियम में रख दिए. किसमें, एक मीडियम में रख दिए, और इसका बोले कि इसका रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन R. एप्सिलॉन R लेट अस से उसका वैल्यू है 2. तो इसमें पता है क्या हो जाएगा, सिंपल, जो फोर्स मेरा पहले होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, अब आपको क्या करना है, मीडियम में इसका वैल्यू हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R. बस Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. तो डरने का नहीं है, जैसे कि बोले कि मीडियम में दिए हैं, तो मीडियम में डरने का नहीं है. क्या करने का, एप्सिलॉन नॉट है ना, उसके साथ एक और एप्सिलॉन R जोड़ दो.
तो अगर एप्सिलॉन आर यहाँ पे देखिए 2 है ना, मीडियम पे डिपेंडेंट है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर वो 2 है तो क्या करने का है ना, और लेट अस से कि फोर्स जो है सब मिलाकर के आया था 10 न्यूटन, और एप्सिलॉन आर 2 है तो सीधा 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 5 न्यूटन हो जाएगा आंसर, दोनों में। क्लियर है? तो हम लोगों को जो है ना, ये मीडियम समझ में आया आप लोगों को, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन नॉट जोड़ दीजिए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए एप्सिलॉन का सब कुछ निकाला हुआ है इधर। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो एफ है ना, तो सिंपल क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है कि भैया देखिए है ना, रिपेल कर रहा था, ये अगर इधर है तो ये अगर ये उसके अपोजिट होगा, इक्वल है अपोजिट है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। ओके, एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ Q1 एंड Q2 वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। हालांकि ये लिखा हुआ है इट इज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव किसी के लिए वैलिड है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है भैया, पॉजिटिव अगर सेम रहेगा तो अट्रैक्ट रिपेल करा दो, डिफरेंट रहेगा तो अट्रैक्ट करा दो, काम खत्म। ओके, एग्जाम्पल 1.3 एग्जाम्पल कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखिए, मैं ये कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे तो हम करेंगे, लेकिन आप लोग भी अपने नोटबुक पे आराम से लिखिए और पूरा सॉल्व कीजिए। जब तक आप नहीं क्वेश्चंस कीजिएगा नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर आप जानती हुई चीज़ों को गलत कीजिएगा, ठीक है। तो जो है पेन और पेपर जो है बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते, तो कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and the masses respectively। सही बात है, जहाँ मेरा F इक्वल्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता था, और वहीं हमारा F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर होता था, ये ग्रेविटेशन में, और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमिनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड फॉर 2 प्रोटॉन्स। Okay, estimate the acceleration of electron and proton due to electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart। mass of proton हो गया 1.67 into 10 power minus 27 kg, mass of electron हो गया 9.11 into 10 power minus 31 kg। अच्छा, तो जो है ना फोर्स ऑन, है ना, तो पहले क्या है, पहला क्या था कंडीशन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन लिख दो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दो, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो हो गया 10 to the power minus 10 मीटर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा के, है ना, किसका फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 9, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख दो थोड़ा सा, है ना। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विच इज 10 to the power minus 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली अब देखिए ध्यान से, तो 9 into 1.6 का होल स्क्वायर इंटू 10 to the power minus 38, ठीक है, प्लस 29, तो ये हो गया -9 न्यूटन। अच्छा, और 1.6 इंटू 1.6 कितना होता है, 256, 2.56 इंटू 9, 2.56 इंटू 9 इज ऑलमोस्ट, यू नो, 2.3, ठीक है, 23 ना, 23 इंटू 10 to the power minus 8 न्यूटन, ऐसा आएगा, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या आएगा, 6.6 इंटू 10 to the power minus 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.6 इंटू 10 to the power minus 27 न्यू, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम है भैया, 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दैट इज 10 to the power minus 10 का होल स्क्वायर। ओके,
तो ये अब देखो क्या है, कितना आएगा, है ना, 6.6 इंटू 1.6 इंटू 9, 1.6 इंटू 9 को ऑलमोस्ट ना 15 लिख दो, 15 इंटू 6 इज ऑलमोस्ट 90 और 15 इंटू 0.6 एक्चुअली 9, ऑलमोस्ट 100 ये आएगा, ऑलमोस्ट 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 20, ठीक है, तो लिखिए 27 और 31 कितना हो गया, 58 प्लस 20 माइनस 11, तो माइनस 38 तो माइनस 49। बाप रे, बहुत डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बेसिकली दिस इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47 और 23 इंटू 10 पावर माइनस 8, डिवाइड कीजिए, 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 47, ऊपर चला गया 10 टू पावर 39, 39 या ऐसे ही कुछ आया, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2.4 इंटू 10 पावर 39, बहुत डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है इसमें, है ना, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाल लीजिए, ग्रेविटेशन निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और ये जितना सब कुछ है सब कुछ कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट दी सेम आंसर, ठीक है। मेरा शायद 10 का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था, आप लोग कर लेना, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फोर्स तो एक्चुअली बहुत डिफरेंस आता है, 10 टू द पावर 40 टाइम्स होता है ना, कूलम फोर्स दैन ग्रेविटेशन। एस्टिमेट द एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या करने का है, भैया जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा एक्सेलरेशन, और प्रोटॉन में डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 1.4, चार्ज मेटेलिक स्फीयर A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their centers is 10 centimeter. Resulting repulsion of A is noted. Spheres A and B are touched by charged spheres of C and D respectively as shown. C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5 centimeter between their centers. ठीक है, what is the expected repulsion? तो देखिए ध्यान से, इस पे Q था और इस पे भी Q था, अभी क्या हो जाएगा इसके ऊपर फोर्स, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या किया हम लोगों ने, है ना, अब ये Q था, ये Q था, है ना, अब इन दोनों को हम लोग टच किए तो अब क्या हो गया, Q/2 हो गया और ये भी Q/2 हो गया। अब इस Q/2 को हम लोग साथ में ला रहे हैं, लेकिन अब 5 सेंटीमीटर हो गया, तो इन दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, K इंटू Q/2 डिवाइडेड बाई Q/2 इंटू Q/2 बाई 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखिए, ये हो गया KQ स्क्वायर बाय 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय ये 25 इंटू 4, ये भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हुआ। तो बेसिकली दोनों में फोर्स सेम ही लगेगा, क्लियर है, ठीक है। ये Q/2 हो गया, ये 5 ही बचा ना, इसीलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है हम लोग को, लेट्स से आगे, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। अब अलग अलग चार्जेस हैं तो उसके ऊपर कितना कितना फोर्स लगेगा, तो ये हमको समझ में आना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड विद द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, दिस इज टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, मतलब कि देखो ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है Q1, ये Q1 है, ये Q2 है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये Q3 है। तो ये Q1 पे अगर हम फोर्स लगाएं, निकालें, तो Q1 पे Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इधर वाला हो गया, Q3 के कारण इधर लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, दिस इज द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय Q1, इन दोनों का वेक्टर सम। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है फोर्स ऑन 1 इज ड्यू टू, है ना, 2 के कारण भी, 3 के कारण भी, 4 के कारण, जो है सबके कारण जो फोर्स रहेगा 1 पे, सब का निकाल के वेक्टर समाप्त कर लीजिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q at the vertices of an equilateral side of triangle of side L. What is the force on Q placed at the centroid? तो यहाँ पे सेंट्रॉइड पे है। अब देखिए ये जो है ये इसको इधर खींचेगा, ये भैया जी इधर खींचेंगे, ये भैया जी इधर खींचेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली दोनों सब सेम चार्ज का है तो फिर रिपेल होगा। ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, और ये भैया जी इसको इधर रिपेल कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये जो है इक्विलेटरल है तो ये तीनों जो है एंगल तीनों के बीच में 120 डिग्री है, एंड ऑल द 3 आर इक्वल। तो 3 फोर्सेस हैं, तीनों जो है 120 डिग्री पे। तो पहला अगर है ना, पहला ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, समझ में आ रहा है। पहला देखिए दूसरे से 120 डिग्री पे है, फिर इससे 120 डिग्री पे ये है, और जो है इससे 120 डिग्री पे ये है। तो तीनों मिल करके कितना हो जाएगा? 0। तीनों मिल करके हो गया 0। ओके, सो व्हाट इज द चार्ज? चार्ज हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द चार्जेस Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? हर एक चार्ज पे निकालना है। तो लेट अस से हम लोग एक पे निकालते हैं, इस पे निकालते हैं Q। ये Q था, ये माइनस Q है, और ये भी Q है। तो ये Q के कारण देखिए ये रिपेल हो रहा है, और इसका वैल्यू हो जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब ये भी Q है, ये भी, ये माइनस Q है, तो दोनों अट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, लेकिन ये अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपेलिंग नहीं। दोनों के बीच में कितना डिग्री है? 120 डिग्री। तो इसके ऊपर जो है जो चार्ज ये F1 होगा वो क्या हो जाएगा? रूट ओवर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F कॉस ऑफ 120 डिग्री। कॉस 120 क्या होता है? माइनस साइन 30। तो रूट 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू माइनस 1/2 विच इज एक्चुअली टू रूट F स्क्वायर, जो कि F ही हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट। दैट्स इट। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो बेसिकली ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं इसके बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब देखो ध्यान से, ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है। ये प्लस Q चार्ज जो है पक्का इसके इस माइनस Q से अट्रैक्ट होगा, दोनों अट्रैक्ट होगा। अच्छा, ये दोनों टच में है क्या? ये दोनों टच में नहीं है। तो बेसिकली ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कॉन्टैक्ट में होने का इसको ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट होने का ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग जो कि जो है इफेक्ट हो रहा है ना, जिसके कारण जो है फोर्स लग रहा है ना। तो बेसिकली क्या होता है, चार्ज है, जैसे कि मानिए कि प्लस Q चार्ज मैंने प्लेस कर दिया। अब ये प्लस Q चार्ज जो है अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करेगा, और इस फील्ड में कुछ भी आ गया ना, जैसे कि ये वाला चार्ज आ गया, Q1 आ गया, अब इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा। इस Q चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q1 पे फोर्स लग गया E इंटू। तो ये फील्ड के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। The charge Q produces an electric field everywhere in the surrounding. When another charge Q is brought at some point P, there is the field there acts at it and produces a force. Field लगा, produce हुआ force.
The electric field produced by the charge q at the point r is given by kq by r square. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उसको कैसे करेंगे हम लोग, kq by r square, और ये q क्या है, दिस इज पॉइंट, ठीक है। अगर q यूनिटी है and the electric field due to charge q is numerically equal to the force exerted by it, ठीक है। अब देखिए इस q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ क्या हो गया, k q by r स्क्वायर, और अगर मानिए कि q चार्ज आ जाता है इसके विसिनिटी में तो इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा k q by r स्क्वायर। तो मतलब क्या है, अगर मानिए q जो है यूनिटी है, 1 है, तो फोर्स हो जाएगा क्या, k q by r स्क्वायर विच इज इक्वल टू द फील्ड, इक्वल हो गया ना इस फील्ड के, ठीक है। Thus, electric field due to a charge q at any point may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point. The charge q which is producing the electric field is called a source charge, and the charge q which tests the effect of the source is called a test charge. तो जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं, और जिस पे फोर्स लग रहा है ना, उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं. However, if charge q is brought at any point q itself is bound to experience an electrical force due to q and will tend to move. A way out of this negligibility is to make q negligibly small. तो बेसिकली देखिए ध्यान से क्या होता है, ये चार्ज q है और इसके कारण जो है फील्ड लग रहा है. अब हम जो है छोटा सा चार्ज एक और लेके आ गए q नॉट, है ना, या फिर मानिए कि ये बड़ा q है और हम एक चार्ज q लेके आए. अब ये q लाने के कारण ये q भी तो फील्ड लगाएगा ना, और जिसके कारण ये q जो है मूव कर सकता है. तो इसीलिए ताकि ये चार्ज जो है मूव नहीं करे, इसीलिए ये चार्ज जो है हम लोग जो लाएंगे ये बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए. तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है q टेंड्स टू 0, ठीक है ना, क्योंकि ये चार्ज मूव नहीं करेगा. हम लोग को तो इसी के कारण फील्ड निकालना है ना. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फोर्स ऑन दिस चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड्स रहता है ना, और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्ड्स रहता है, जो कि हम लोग आगे में देखेंगे. ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज है आउटसाइड रहेगा रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव में जो है रेडियली इनवर्ड्स रहेगा. ये बी में देखिए रेडियली है ना, इनवर्ड्स है, दिस इज नेगेटिव चार्ज. आगे बढ़ते हैं. Magnitude of electric field E due to a point charge is thus same on the sphere with the point charge at its center. In other words, it has a spherical symmetry. तो कोई एक स्फीयर है, ठीक है, इसके सेंटर में एक चार्ज q है, ठीक है, और एक चार्ज q है ना, जो कि पॉइंट चार्ज. दोनों के कारण फील्ड जो है बाहर सेम रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. So we can use Coulomb's law and the superposition principle to determine the field at a point P denoted by position vector R. बेसिकली देखिए यहाँ से यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है. हमको बोल रहा है कि भैया बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो Q1 के कारण इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 के कारण इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो सारा एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप जोड़िए, है ना, ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट, है ना. तो यहाँ पे जैसे कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3, यहाँ पे है Q4. Q1 के कारण इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, Q2 के कारण इधर होगा E2,
Q3 अगर माने Q3 नेगेटिव है इधर होगा E3, और E4 मानिए कि E4 पॉजिटिव है तो इधर हो जाएगा। अब ये चारों के कारण जो भी वेक्टर सम हुआ वो हो जाएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। आगे बढ़, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल 1.7, electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of the free fall under gravity. अब देखिए ध्यान से, प्रोटॉन पे चार्ज जो है क्या है, ई ही है, पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स ये लग जाएगा E इंटू ई। लेकिन प्रोटॉन का जो मास है वो mp है, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा E डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। वहीं पे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा E इंटू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होगा। दैट इज द रीजन why electrons, like these are the major charge carriers. Okay, ऐसे। और अगर हम लोग ग्रेविटेशन में बात करें तो ग्रेविटेशन में क्या होता है, mg ये हो गया मास डिवाइडेड बाय मास, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों में g ही होगा। क्लियर है? तो हम लोग को अब क्या करना है, एक्सेलरेशन प्रोटॉन निकालिए और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर अगर करें तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो है कितना आ रहा है, 10 to the power 12 आ रहा है, और ऐसे तो 9.8 ही आएगा ना, ठीक है, फ्री फॉल में। तो इसीलिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स very very much dominates gravitational force when both are present together. 2 point charges Q1 and Q1 and Q2 of magnitude plus 10 to the power minus 8 coulomb and minus 10 to the power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B and C. A पे आ जाइए, तो देखिए इस पॉजिटिव के कारण इधर होगा और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के कारण भी इधर होगा, इसीलिए देखिए EA इज दिस साइड। B पे आ जाइए, तो B पे जो है इसके लिए इधर, लेकिन इसके लिए इधर है, लेकिन क्योंकि ये पास में है पॉजिटिव के तो ये डोमिनेट करेगा, इसीलिए इधर। C पे आ जाइए, C पे इस साइड है ड्यू टू 1, इस साइड है ड्यू टू 2, इसीलिए नेट जो है कुछ, और हम लोग को जो मैग्नीट्यूड निकालना है वो आप लोग जो है कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आराम से निकल जाए। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Since the magnitude of electric field at a point decreases inversely as the square of the distance of that point from charge, the vector gets shorter as one goes away from the origin, always pointing radially outward. ठीक है, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे जो है we get less electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, k/r² होता है ना, r जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। Let's go ahead. इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे दिख रहा है, ये रीजन दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। यहाँ पे देखिए बहुत क्राउडेड है, यहाँ पे थोड़ा कम क्राउडेड है और यहाँ पे लीस्ट क्राउडेड है। तो जितना ज़्यादा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइंस, जितना ज़्यादा डेंस होगा लाइंस, जितना ज़्यादा घना होगा लाइंस, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक है। If one wishes to estimate the density of field lines, one has to consider the number of the lines per unit cross sectional area perpendicular to the lines, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
इतना लाइन इतना ही एरिया में कितना जा रहा है, 1 2 3 यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम एरिया में एक और दूसरा थोड़ा सा सट रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कम है ना, यहाँ पे कम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, और वही यहाँ पे लेकर के चले जाइए सेम को तो बहुत ज़्यादा क्रॉस कर रहा है फील्ड लाइंस। तो इसीलिए यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है यहाँ से कंपेयर टू यहाँ से। तो जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस का डेंसिटी होगा एक जगह पे, दैट मच विल बी दी दैट मच ना, उतना ज़्यादा वहाँ पे फील्ड होगा। The field lines crowd where the field is strong and they are spaced apart where the field is weak. Faraday called them the lines of force. This term is somewhat misleading, especially in the case of magnetic fields. Magnetic field में क्यों misleading होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उधर ही फोर्स लगेगा, उधर या उसके अपोजिट। लेकिन मैग्नेटिक में क्या होता है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर लगता है फील्ड फोर्स, इसलिए वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलना थोड़ा सा अटपटा है ना, ऐसा है। तो इसलिए ये रूल आउट हो गया, लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग इसीलिए नहीं बोलते। An electric field line is in general a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the net field at that point. अब यहाँ पे देखिए है ना, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, दोनों से फील्ड निकला और ऐसा फील्ड का स्थिति हो रहा है एनवायरमेंट में उसके चारों तरफ। तो अगर हमको यहाँ पे फील्ड निकालना है तो बेसिकली इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा फील्ड। यहाँ पे अगर हमको फील्ड निकालना है तो ये जो फील्ड लाइन है इसका यहाँ पे टेंजेंशियल कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे भी इसका टेंजेंशियल कर दीजिए, यहाँ पे जैसे कि हम लोग टेंजेंशियल किए थे, परपेंडिकुलर सॉरी टेंजेंशियल, ठीक है ना, टेंजेंशियल कर दीजिए। तो जो भी फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन पे कहीं पे अगर हम लोग को निकालना है कि वहाँ पे कितना, वहाँ पे फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो वहाँ के टेंजेंशियल ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर इस फील्ड का डायरेक्शन इधर है। आगे बढ़ते, ठीक है। एनी फील्ड लाइन इज अ स्पेस कर्व दैट इज अ कर्व इन 3 डायमेंशन। प्रॉपर्टीज है कुछ, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे दिख रहा है ये पॉजिटिव है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, और ये नेगेटिव है इसीलिए नेगेटिव पे एंड होता है, ठीक है। सो दे स्टार्ट एट पॉजिटिव, दे एंड एट नेगेटिव। In a charge free region, electric field lines can be taken to be continuous curves without any breaks. Breaks नहीं होता है, especially charge free region में चार्ज है लेकिन उसके चारों बगल जो है कुछ चार्ज है नहीं। Two field lines they never cross each other. अच्छा, कोई भी फील्ड लाइन जो है क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके कारण फील्ड इधर डायरेक्शन होगा, इसके कारण फील्ड इधर, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे अगर आप रखिएगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगना चाहिए ना, ठीक है, तो इसीलिए दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकता, इसीलिए दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस दे डू नॉट फॉर्म इन ए क्लोज लूप्स, दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लोज लूप से नहीं करता है। फिर आ गए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, और ये है एरिया डेल्टा एस। तो ई डॉट डेल्टा एस, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और ये डॉट क्या है? डॉट इज बेसिकली कॉस थीटा, दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा है ना, उसका कॉस थीटा। So we place a small planar element of area delta S normal to E at a point. The number of field lines crossing it is proportional to E delta S. Now suppose we tilt the area element by angle theta. Clearly the number of field lines crossing the area element will be smaller. The projection of area element normal to E is delta S cos theta. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, लेकिन जब हम लोगों ने इसको टिल्ट कर दिया तो तब जो है क्या हो जाएगा, E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि एन एरिया एलिमेंट शुड बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हम लोग बोल रहे हैं E डॉट डेल्टा एस जो कि एरिया होता है ना, पाई क्या हो गया, E डॉट डेल्टा एस
ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द फाई ई डॉट डेल्टा है। तो जब डेल्टा, तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये भी वेक्टर होना चाहिए और ये भी वेक्टर होना चाहिए। अब पॉइंट है कि वेक्टर होगा तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर ये ओपन है तो इसका दोनों इधर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। नॉर्मल कैन पॉइंट इन टू डायरेक्शंस। ठीक है, तो दोनों तरफ हो सकता है, किसके में, ओपन में। लेकिन क्लोज्ड में जो है, द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड, या आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विच इज 2a। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। नेचर में ये पाया जाता है, खास करके जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं H2O, ऐसा है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव रहता है चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव रहता है। तो दिस इज द ये डायपोल। ठीक है, तो दोनों तरफ देखिए डायपोल है, तो कुछ नेट डायपोल ऐसा हो जाए। By convention, the direction from minus q to plus q is said to be the direction of the dipole. The midpoint of the locations of plus q and minus q is called the center of the dipole. ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है वो हम लोग बोलेंगे डायपोल का सेंटर। आगे बढ़ते हैं। फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो फील्ड होता है उसको हमको याद करना है। ठीक है, क्या है, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। यहां से थीटा खींचिए, ये एंड लेट अस से दिस इज आर। इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा और इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा। इस डायरेक्शन में आ जाएगा के पी 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। P क्या है, P हो गया डायपोल मोमेंट विच इज Q इंटू 2a। ठीक है, अब जो है ये थीटा अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे अगर एक्सिस पे रहेगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2kp बाय आर क्यूब। अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे रहेगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा kp बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि डायपोल में जो फील्ड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब होता है। ठीक है, वही यहां पे दिया हुआ है। द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। एक्सिस में जब पॉइंट्स हो तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, और यहाँ पे एक्सिस पे है ना, इसके एक्सिस पे ही ये पॉइंट है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा 2kp बाय आर क्यूब। ठीक है, और ये p क्या था, p है q इंटू 2a, क्योंकि ये 2a है तो इसलिए देखिए 4kqa डिवाइडेड बाय आर क्यूब, है ना। और k क्या होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4qa डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, दिख रहा है हम लोग, फॉर पॉइंट्स ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल प्लेन पे हो जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब, ये हो जाएगा। जहां पे वहां पे था 2k बाय आर क्यूब, इक्वेटोरियल प्लेन पे हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब। वहां पे 2kp था, यहाँ पे के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, डायपोल मोमेंट देखिए यहाँ पे q बाय 2a, तो यह याद रख लीजिएगा, डायपोल एक्सिस पे हो जाएगा
डायपोल एक्सिस पे 2 kp बाय आर क्यूब, इक्वेटोरियल प्लेन पे हो गया kp बाय आर क्यूब. डायपोल फीड एट लार्ज डिस्टेंसेस फॉल्स ऑफ नॉट एज 1 बाय आर स्क्वायर बट एज 1 बाय आर क्यूब. फिजिकल सिग्निफिकेंस डायपोल्स का क्या हो जाएगा कि स्पेशली पोलर मॉलिक्यूल्स में जो है वी गेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं करता है, दैट्स वाई उसमें डायपोल मोमेंट होता है. अब आ जाइए, two charges plus 2 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. इन दोनों के बीच में कितना है डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है. सीधा पहले डायपोल मोमेंट लिख लीजिए Q इंटू डी, तो 10 माइक्रोकूलम इंटू डी विच इज़ 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. कितना हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर विच इज़ 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर. लिख लीजिए, ठीक है. डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, एक्सिस पे 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है, और ये कितना है 15 सेंटीमीटर दूर है. इस डायरेक्शन में हम लोग को निकालना है. तो क्या हो जाएगा सिंपल 2 kp बाय आर क्यूब. कीजिए 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर डिवाइडेड बाय क्या है आर क्यूब. आर यहाँ पे है 15 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब. ये मीटर स्क्वायर मीटर ये कट गया, ये हो गया न्यूटन पर कूलम विच इज़ बेसिकली है ना 18 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 15 क्यूब इंटू ये ऊपर चला गया 15 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम. अब आप ये कैलकुलेशन कर लो. क्लियर है, ठीक है, ठीक है. तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, ठीक है. तो ये 2 इंटू 2 है ना, ये देखिए ध्यान से है ना 2, ये हो गया डायपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू के क्यू बाय आर क्यूब. क्लियर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब क्या बोल रहा है, और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना. बहुत बार क्या होता है एंथुसियाज्म में लोग जो है ना शुरू का बात अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन ये लास्ट टॉपिक्स जो है डायपोल गॉस लॉ यहाँ पे जो है अच्छे से थोड़ा सा है ना लेजी हो जाते हैं. नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. और दूसरा क्या है एंड बी एट अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द O ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस. ठीक है, तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो ये भैया कहाँ है इक्वेटोरियल प्लेन पे है. तो जो यहाँ पे था 2 kp बाय आर क्यूब, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा kp बाय आर क्यूब हो जाएगा. ठीक है, तो जो इतना जहाँ यहाँ पे जितना आया उसका आधा, ठीक है, आधा. और डायरेक्शन जो है वो हम लोग को समझ में आना चाहिए. पॉजिटिव है तो इधर से है ना अवे, ठीक है, नेगेटिव तो देखिएगा जो आया है उसका आधा आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5, उसमें क्या था दिख रहा है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5. दैट्स इट. डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है, तो जब डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, तो ये देखिए ये डायपोल है, ये -q है इधर और ये +q है, और फील्ड जो है इस डायरेक्शन में. तो देखिए ये +q वाले पे इधर फोर्स लगा और ये -q वाले पे इधर फोर्स लगा, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेट फोर्स जो है वो हो गया 0. द नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0 सिंस E इज यूनिफॉर्म. ठीक है, अच्छा, फिर आ गया
इस पे, लेकिन देखिए नेट फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क जो है ये दोनों लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क का डायरेक्शन सेम है। टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा P क्रॉस E, बेसिकली 2A इंटू Q इंटू E, और अगर एंगल थीटा है तो साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे दिख रहा है 2QAE साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू हो जाता है P क्रॉस E। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कब, ये जब फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, अगर लेट से ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ये प्लस क्यू पे इधर लगा फोर्स QE1 लगेगा, और इस पे QE2 इस डायरेक्शन में लगेगा। यूनिफॉर्म नहीं है इसीलिए ये दोनों कैंसिल नहीं करेगा, इसीलिए एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है, इन दैट केस द नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो, द नेट फोर्स विल बी नॉन जीरो। इन एडिशन देयर विल बी इन जनरल टॉर्क भी रहेगा, जो कि आपको पूरा कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग अभी माइनस क्यू प्लस क्यू देखे, अब हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन तरह के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। पहला हो गया जैसे कि हम बोलते हैं ना लाइन ऑफ चार्ज, तो ये लाइन है ना, इस पे जो है चार्ज जो है पूरा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कूलम पर मीटर, है ना, लैम्डा कूलम पर मीटर हो जाएगा। वही अगर एरिया में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, और उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा, विच इज एक्चुअली कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आएगा ना नीचे। और वही अगर वॉल्यूम में है, ये वॉल्यूम में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वॉल्यूम में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब, और उसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, we define a surface charge density sigma at the area element, sigma equal to delta Q by delta S। लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, और रो हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी। ठीक है, यूनिट्स जो है ना, जिसमें लाइन था उसमें कूलम पर मीटर, एरिया वाले में कूलम पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम वाले में कूलम पर मीटर क्यूब। अब गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या है, क्या बोलता है, द फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस विच इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डेल्टा एस। ठीक है, तो बेसिकली फ्लक्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्यू है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई है, जो कि होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा एरिया डेल्टा एस लिए हैं, तो ई डॉट डेल्टा एस ये होगा फ्लक्स। ई क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा एस है एरिया, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस, दिस इज द फ्लक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए E इंटू डेल्टा एस। अच्छा, बहुत अच्छे। अब क्या है कि अगर वो क्लोज सरफेस रहेगा, ठीक है, अगर ये जो है क्लोज सरफेस है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, अगर ये क्लोज सरफेस रहेगा तो क्या हो जाएगा, E डॉट डेल्टा एस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू क्या है, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस एस। एस सरफेस के अंदर जितना भी चार्जेस है दैट इज क्यू, एंड दिस इज ई इंटू डेल्टा एस। ठीक है,
अब ये क्या बोलते हैं, दिस लॉ इम्प्लाइज दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो इफ नो चार्ज इज इनक्लोज। अगर कुछ नहीं है चार्ज इनक्लोज तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जीरो हो जाएगा। वी सी दैट एक्सप्लिसिटली इन द सिंपल सिचुएशन ऑफ फिगर 1.23। ठीक है, टोटल सरफेस फाई थ्रू द सरफेस इज फाई इक्वल्स फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, यह है फिगर है ना 1.23। तो ये देखिए 1.23 में फील्ड आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसा है इस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन फेसेस हैं। ये हो गया पहला फेस, ये हो गया सेकंड फेस, और ये हो गया सेकंड फेस, और ये हो गया थर्ड फेस। पहला फेस में देखिए ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज्ड है और हम लोग को पता है क्लोज्ड है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है होगा एरिया का डायरेक्शन होगा, एरिया का डायरेक्शन बाहर निकला हुआ रहता है। क्लियर है? तो पहले वाले के कारण देखिए ध्यान से, क्योंकि E डॉट डेल्टा एस होता है और ये डॉट जो है क्या, डॉट प्रोडक्ट, तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा जो है 180 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, E इंटू ये जो एरिया है डेल्टा एस कॉस 180, कॉस 180 इज -1, तो माइनस E इंटू डेल्टा एस है यहाँ पे फ्लक्स। सेकेंड वाले में क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा जो है यहाँ पे 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस जो कि प्लस है। यहाँ पे 90 डिग्री है ना, दोनों तरफ 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 0 ही होगा क्योंकि कॉस 90 0 होता है। तो बेसिकली टोटल फ्लक्स जो है वो 0 आ रहा है और अंदर में एक्चुअली कोई चार्ज है नहीं, और Q इनक्लोज्ड भी 0 है। तो ठीक है, तो गॉस लॉ इज ट्रू। तो गॉस लॉ एक्चुअली बोलता क्या है, गॉस लॉ ये बोलता है, एक बार फिर से देख लेते हैं, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस should be equal to the charge enclosed divided by epsilon naught. Gauss law is true for any closed surface no matter what is its shape or size. The term Q on the right side of the Gauss law includes the sum of all charges enclosed by the surface. तो Gauss law जो है सारे surface के लिए true रहता है, लेकिन जब हम लोग ऐसा कोई surface है ना, यहाँ पे कुछ है ना Q enclosed है और यहाँ पे Q कुछ outside है, तो Q enclosed जो charges हैं है ना, the term Q on the right side, ठीक है, तो ये जो Q enclosed by epsilon naught है should be equal to integration of E dot delta S। ये जो Q enclosed है this should be है ना, ये केवल Q enclosed ही है, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे दिस इज ड्यू टू सारे चार्जेस, Q आउट के कारण भी और Q इनसाइड के कारण भी। बहुत बार ये आता है, ठीक है ना, कि ये जो है ना, देखिए ध्यान से फिर से, E डॉट डी एस शुड बी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये दिस Q इनक्लोज्ड इज जो अंदर में चार्जेस हैं वही, बाहर चार्जेस नहीं इंक्लूडेड है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दैट इज ड्यू टू इनसाइड चार्जेस ऑल्सो एंड आउटसाइड चार्ज। ठीक है, when the surface is so chosen that there are some charges inside and outside, electric field is due to all the charges both inside and outside, लेकिन जो राइट साइड में Q रहता है, Q इनक्लोज, वो केवल इनसाइड का ही रहता है। बढ़ते हैं, the surface that we choose for the application of Gauss law is called the Gaussian surface. You may choose any Gaussian surface and apply Gauss law. However, take care not to let the Gaussian surface pass through any discrete charge. Gaussian surface जो है वो कोई चार्ज को क्रॉस नहीं कर सकता, जैसे कि यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, और जो है हम ऐसा सरफेस बनाए क्योंकि Q1 को क्रॉस कर रहा है, तो ये Gaussian सरफेस ये सही नहीं होगा।
ठीक है, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस इज नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज. एज यू गो क्लोज टू द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रोज थ्रू आउट. ठीक है, गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू कंटिन्यूस चार्ज पास होगा लेकिन डिस्क्रीट चार्ज से नहीं पास करेगा. इट इज ऑफन यूजफुल, है ना, स्पेशली जहाँ पे सिमेट्री हो, बहुत काम आता है. हम लोग भी देखेंगे कुछ एग्जांपल्स. फाइनली गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस कंटेंट इन द कूलम्ब. तो कूलम्स लॉ को वो रीइंफोर्स करता है. एग्जाम्पल 1.10. Electric field components in figure 1.24 are Ex is equal to this. E is the calculate the flux through the Q. Charge within the Q. Assume that A is equal to. यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में z डायरेक्शन में 0 है, केवल x डायरेक्शन क्या है, a रूट है अल्फा रूट x, a रूट x. अच्छा, calculate the flux through the cube and the charge within the cube. तो केवल यही दो फेसेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ना, बाकी सब जगह जो है ना, इसका देखिए एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो सब जगह तो 90 डिग्री है. ठीक है, केवल इधर और इधर है. तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, है ना, अगर लेट्स से ना कि ये जो है ये दिया हुआ है, ये ए है. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अल्फा इंटू रूट ए. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अल्फा इंटू रूट 2a. ठीक है, यहाँ पे जो एरिया है दैट इज ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, तो ए स्क्वायर इंटू अल्फा रूट ए यहाँ के कारण हो गया, और यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर इंटू अल्फा रूट 2a, ये हो गया. ये हो गया फ्लक्स 1, ये हो गया फ्लक्स 2. लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है इधर है और फील्ड वेक्टर इधर है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो ये पॉजिटिव आएगा. बेसिकली ए स्क्वायर अल्फा रूट 2a माइनस ए स्क्वायर अल्फा इंटू रूट ए स्क्वायर अल्फा रूट ए इंटू रूट 2 माइनस 1, ये हो जाएगा फ्लक्स, नेट फ्लक्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू द क्यूब. अब जो है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी कैलकुलेशन में आएगा विल बी द आंसर. एंड व्हाट इज द चार्ज विद इन द क्यूब, तो ये हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इसको क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, इसको बस एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द चार्ज विद इन द क्यूब. इसमें हम लोग देख लेते हैं कैसे किया गया. ठीक है, देखिए लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली एन एक्स कॉम्पोनेंट, है ना, ये एक्स कॉम्पोनेंट ही है और फेसेस परपेंडिकुलर टू दी एक्स डायरेक्शन. तो कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्सेस आर माइनस ई एल ए स्क्वायर प्लस ई आर ए स्क्वायर, क्योंकि एक तरफ जो था एरिया है ना, देखिए ध्यान से, इस तरफ माइनस होगा और इस तरफ प्लस होगा. ठीक है, तो ये दिख रहा है ना, अल्फा है ना, हम लोग भी वही निकाले थे, ए स्क्वायर रूट ए इंटू अल्फा इंटू रूट 2 माइनस 1. वही हम लोग का वही इसमें भी निकला, और पूरा सब कुछ कर दीजिए तो you'll get it, और उसको एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा. An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x, and uniform with the same magnitude but in negative x direction for negative x. एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but in negative x direction for the negative x. ऐसा है इलेक्ट्रिक
E इज इक्वल टू 200 आई कैप, है ना, तो इधर 200 है और इधर भी 200 ही है लेकिन निगेटिव है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेंटर एट द ऑरिजिन and its axis along the x-axis so that one face is at this, other face is at this। तो कुछ ऐसा है, ठीक है। What is the net outward flux through each face? इधर कितना हो जाएगा, E इंटू डेल्टा एस, 200 इंटू पाई इंटू आर, कितना है इसका, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, पाई इंटू 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि एरिया भी पॉजिटिव है। इधर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि देखिए दोनों का फिर से 0 डिग्री है, इधर भी, इधर दोनों का 0 डिग्री है, तो इधर तो ये दोनों से सेम ही रहेगा। 200 इंटू पाई इंटू 5 सेंटीमीटर का व्हाट इज द फ्लक्स टू द साइड, साइड से फ्लक्स 0 होगा क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड वेक्टर इधर है 90 डिग्री, तो 0। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 हो जाएगा। व्हाट इज द नेट चार्ज, तो Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट शुड बी 400 इंटू पाई इंटू 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो सीधा एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या किया है, देखिए 200 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैसे ही किया है, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नेट आउटवर्ड फ्लक्स डबल हो जाएगा और डी में सीधा एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है, तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, तो ये बहुत लंबा वायर है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग जो है कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस ले लिए, ठीक है, एल है और ये एक सिलेंडर है इसके चारों तरफ। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इसमें चार्जेस जो हैं, इसमें जो फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, या फिर ऐसे नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए ध्यान से, इधर और इधर, इस चार्ज के कारण जो इधर होगा, इस चार्ज के कारण इधर होगा, दोनों ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए केवल इधर ही बचेगा। क्योंकि ये लॉन्ग है तो जो भी, अगर कोई सा भी चार्ज इस साइड है तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे भी चार्ज है, इसीलिए फील्ड केवल इधर ही होगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट्स P, P डैश, P डबल डैश शो ऑब्टेन्ड आर कंप्लीटली इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज वायर। ये सारा जो पॉइंट्स है पेरिफेरी पे ये सब इक्विवेलेंट है। दिस इंप्लाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, हर जगह सेम मैग्नीट्यूड होगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट मस्ट बी रेडियली आउटवर्ड, दिस इज क्लियर फ्रॉम फिगर 1.26। 1.26 में देखिए क्या दिया हुआ है कि ये P1 के कारण इधर है, P2 के कारण इधर है, तो ये वाला तो कंपोनेंट कैंसिल हो गया ना, केवल इधर ही बचा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ले लिए गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस का ये R है, तो बेसिकली ये जो सरकमफेरेंस हो गया, ये 2 पाई R हो गया सरकमफेरेंस, और ये L है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें लैम्डा कूलम पर मीटर पे चार्ज है, तो कितना चार्ज इंक्लोज्ड हो गया, चार्ज इंक्लोज्ड हो गया लैम्डा इंटू एल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा एस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर इंटू एल, ये एरिया कर्व्ड एरिया है। दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, एल एल चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ठीक है। फिर से देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल इन द प्लेन कटिंग द वायर नॉर्मली,
तो कैलकुलेट द फील्ड, इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस का चॉइस बहुत ज़रूरी है, अच्छा सही होना चाहिए। तो हम लोग जो है इनफाइनाइट वायर के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एट द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस ई इज नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। ये सिलेंड्रिकल पार्ट पे यहाँ पे देखिए नॉर्मल है ना। और ये जो फ्लैट है ना, इसके लिए जो है इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पैरेलल ही है, तो यहाँ पे एक्चुअली फ्लक्स जीरो हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, क्योंकि फील्ड हर जगह ऐसा ही है, तो यहाँ के लिए जो है ना, इस सरफेस के पैरेलल हो गया ना फील्ड, तो इसीलिए इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ई डॉट डी एस तो जीरो हो गया ना। ठीक है। एट द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस ई इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट सिंस इट डिपेंड्स ओनली ऑन आर। सरफेस एरिया इसीलिए 2 पाई आर हो गया, और फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस तो ई इंटू 2 पाई आर एल। सिंपल सा बात था, देखिए हम लोग ये ऐसे देख रहे थे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये एरिया, तो 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल, ये एरिया शुड बी इक्वल टू लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लेमडा, है ना, एल एल कट गया, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये याद रखना है, और ये प्रोसेस भी आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा ही पूछ सकते हैं, बताओ इसमें गॉसियन सरफेस कौन सा लिया गया था, तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है। फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो ये है प्लेन शीट। अब हम क्या किए, है ना, ये देखिए ध्यान से, ऐसे जा रहा है यहाँ पे सरफेस, है ना, ये गॉसियन सरफेस ऐसा लिए, तो इसके थ्रू इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये दोनों नॉर्मल होगा। ये जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए रख लीजिए, है ना, ये लेंथ आप इधर भी एल ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए एल। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है, इनटू 2 शुड बी इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज, तो चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एज शोन। फिर आ जाइए, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, तो थिन स्फेरिकल सेल है, ठीक है ना, ये थिन स्फेरिकल सरफेस सेल है, तो हम लोग ऐसा गॉसियन सरफेस ले लिए, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ ऐसा रहेगा हर जगह नॉर्मल, तो हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट ए क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आउटसाइड दिस सेल, इनसाइड दिस सेल, इनसाइड द सेल जो है, इनसाइड द सेल भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम ही होगा, है ना, क्योंकि सिमेट्री है। तो अगर हम ये गॉसियन सरफेस ले रहे हैं तो हर जगह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होने वाला है, लेकिन जो है क्यू इनक्लोज्ड ही जीरो है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। ये अब आप याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, इनसाइड द सेल इज जीरो, एंड दैट्स इट, डन। ठीक है, थैंक यू।